नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली टारगेट। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में ये हमारी 12वीं वीडियो है। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अक्षांश का निर्धारण किस प्रकार किया गया है। आपने बचपन में थोड़ा सा मैथ जरूर पढ़ा होगा, जिसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत जानता होगा। देखिए, हम कोशिश करते हैं। आपने इस प्रकार देखा होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। इतना सभी जानते होंगे। यदि मैं इसको आधा कर दूं, ये तो 90 डिग्री हो गया। यदि मैं इसको आधा कर दूं बिल्कुल, तो ये कितना हो जाता है 45 डिग्री। 45 डिग्री के नीचे कितना आएगा 44। उसी प्रकार 43, 42 और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, और जैसे जैसे 45 से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा, और ये होता है 90 डिग्री का एंगल। हम जब नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर एक भी आएगा, बिल्कुल एक यहाँ पर आएगा सबसे नीचे। ये कितना होगा 1 डिग्री का एंगल होगा। और ये सीधी लाइन कितने डिग्री के एंगल की होगी 0 डिग्री एंगल की। यानी यदि हम ऐसे खींचे, ये पूरा है 90 डिग्री, और ये जो बिल्कुल सीधा यदि हम इसके ऊपर खींचे, ये 0 डिग्री का एंगल। इसके थोड़े से ऊपर हम खींचेंगे, यहाँ पर खींचेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री का एंगल। उसी प्रकार 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, और उसी प्रकार बीच में आता है 45, और पूरा का पूरा यहाँ से एंगल मापते हैं तो ये आता है 90 डिग्री। इतना आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो इतना आप समझ लीजिए बस, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी पृथ्वी पे। पृथ्वी के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है कोर। ये हमारी पृथ्वी है। हालांकि पृथ्वी को बीच के दो भागों से डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कल्पना करके ही समझेंगे। हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट लिया। पृथ्वी के जो बीच वाला भाग है यहाँ पर बिल्कुल, ये क्या होगा पृथ्वी का केंद्र होगा, जिसको कोर बोला जाता है। कोर तो वैसे काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन बिल्कुल जो बीच वाला क्षेत्र है उसको बोला जाता है केंद्र। ऐसे आप मान सकते हो, एक बॉल का भी उदाहरण ले सकते हो आप। एक बॉल ऐसे, जैसे इस प्रकार की एक बॉल होती है। यदि आप उसको बीच में से चाकू से काट देंगे, तब हालांकि आपको बॉल लेनी पड़ेगी ठोस बॉल, खाली बॉल नहीं, बीच में से खाली नहीं होनी चाहिए वह, ठीक है। आपको कोई ठोस बॉल लेनी होगी जिसके बीच में कुछ भरा हो, खाली बॉल नहीं। ये बीचों बीच वाला क्षेत्र कहलाएगा केंद्र। केंद्र से यदि हम सीधी लाइन खींचेंगे, ये कितने एंगल की होगी 0 डिग्री के। अब इस वाले मैप पे आइए, देखिए ये है केंद्र, ठीक है। केंद्र से आप सीधी लाइन खींचोगे कितने एंगल की होगी 0 डिग्री एंगल की। उसी प्रकार यहाँ पर कितना होगा 1 डिग्री एंगल, फिर 2, उसी प्रकार 15 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 45 आएगा। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बना के दिखाया, यदि सीधी लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री आएगा, फिर 90 डिग्री से फिर घटने लगेगा 0 डिग्री। यहाँ पर जो कोण बनना है इसी को बोला जाता है इक्वेटर, यानी अक्षांश रेखा। आपने अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में सुना होगा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जा रही है बीचों बीच से पृथ्वी के, इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। 0 डिग्री का अक्षांश विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त भी बोला जाता है। देखिए, वृत्त तब बोला जाता है तब उसको ग्लोब पर दर्शाया जाता है। यदि ग्लोब पर दर्शाएंगे 0 डिग्री अक्षांश को, तब विषुवत वृत्त बोलेंगे। और मानचित्र पर दर्शाएंगे, जैसा कि आपके रूम में मानचित्र चिपका होगा, टंगा होगा, उसको विषुवत रेखा बोलेंगे। मानचित्र पर यदि हम मेजर करेंगे 0 डिग्री के अक्षांश, उसको विषुवत रेखा बोलेंगे। ग्लोब पर मेजर करेंगे उसको विषुवत वृत्त बोलेंगे, ठीक है। अक्षांश किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं मैंने समझाने की कोशिश की आपको, कि पृथ्वी के केंद्र से जो कोण बनता है पृथ्वी के धरातल पर, उससे ही अक्षांश मेजर की जाती है। 0 डिग्री का अक्षांश इस प्रकार मेजर किया जाता है। फिर 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उसी प्रकार 90 डिग्री तक आएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ग्लोब पर। ग्लोब क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्लोब, और इसको बोलते हैं मानचित्र, जो आपके रूम में भी चिपका होगा। बहुत लोगों के पास ग्लोब भी हो सकता है। ग्लोब पर भूमध्य रेखा, वही भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री की अक्षांश है, उसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है जब उसको हम मानचित्र पर देखते हैं। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश बोलते हैं। ये सभी की सभी काल्पनिक रेखा है, यानी जो वास्तविक पृथ्वी है
जिस पे हम लोग रहते हैं उस पर ये रेखा बनी हुई नहीं है। यदि आप एक एरोप्लेन में यात्रा करते हो ऊपर, आपको ये रेखाएं नहीं दिखेगी क्योंकि ये काल्पनिक है। इनको मनुष्य की सुविधा के लिए बनाया गया है, खींचा गया है काल्पनिक तौर पर, ठीक है। वास्तव में ये जो वास्तविक पृथ्वी उस पर नहीं मिलेगी। इनकी संख्या कितनी है? 180। कैसे? आइए, 0 डिग्री का इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा ये हो गई। इससे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी 90 आ जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ तक 90 आ जाएगा। 90 प्लस 90 और प्लस 0 डिग्री की इक्वेटर कितनी हो गई? 181। यदि पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। कैसे? आप एक बॉल का उदाहरण ले सकते हो। बॉल बीच में से सबसे अधिक मोटी होती है, इसीलिए 0 डिग्री का इक्वेटर की लंबाई सबसे अधिक होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। सबसे अधिक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है, ये होती है 40,075 किलोमीटर। यदि हम 1 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई की बात करें तो वह 40,075 से कम होगी। उसी प्रकार 2 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई 1 डिग्री अक्षांश रेखा से कम होगी। उसी प्रकार 3 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई 2 डिग्री अक्षांश रेखा से कम होगी और धीरे 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 90 डिग्री पर जाकर वह शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का अक्षांश एक पॉइंट के फॉर्म में मिलता है। इतना आपको जानना था। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने बताया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। देखिए, इसको भी समझना है अच्छे से। यहाँ पर वापस से आ जाइए आप। ये 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर 1 डिग्री की अक्षांश रेखा यहाँ से गुजर रही होगी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यानी ये वाली बीच की दूरी ये है 111 किलोमीटर। आगे आप थोड़ा सा सोच सकते हो, 1 डिग्री से 2 डिग्री के अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी? ये भी 111 किलोमीटर ही होगी। उसी प्रकार 89 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी? वह भी 111 किलोमीटर ही होगी। यानी हम कह सकते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई तो घटती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई नहीं घटती है, वह लगभग सेम रहती है। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 89 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होती है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया पृथ्वी, ये 0 डिग्री का इक्वेटर है, इसके ऊपर वाली सारी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती है और नीचे वाली सारी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश कितनी कितनी है? 90-90 है। और एक इक्वेटर है जिसको आप उत्तरी भी कह सकते हो, दक्षिणी भी कह सकते हो। इसको दोनों में काउंट किया जा सकता है, इसीलिए 90-90 और +1 181 है टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं। 181 अक्षांश रेखा है, इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करनी होगी। जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोला जाता है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, 1 डिग्री अक्षांश रेखा का कोई नाम नहीं है। यदि 1 डिग्री अक्षांश रेखा को पुकारा जाता है तो वह उसी संख्या के नाम पे पुकार लिया जाता है केवल, कि 1 डिग्री का अक्षांश, 2 डिग्री का अक्षांश, 3 डिग्री का अक्षांश, इस प्रकार से उनको बोला जाता है। लेकिन 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश का नाम है कर्क रेखा। ध्यान से एक बार वापस से बोल देता हूँ। 0 डिग्री अक्षांश का नाम है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। 1 डिग्री अक्षांश का कोई नाम नहीं है, उसको एज इट इज ऐसा ही बोला जाता है कि यह 1 डिग्री का अक्षांश है। उसी प्रकार ना 2 डिग्री का नाम है ना 3 डिग्री का नाम है, उनको एज इट इज ऐसा ही बोला जाता है, 2 डिग्री का अक्षांश, 3 डिग्री का अक्षांश। लेकिन 23.5 डिग्री उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश का नाम है कर्क रेखा। उसी प्रकार दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश का नाम है मकर रेखा। फिर उसी प्रकार उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश का नाम है आकर्टिक रेखा। और उसी प्रकार 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में का नाम है उत्तरी ध्रुव। ठीक है। नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम है अंटार्कटिक रेखा।
90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम है दक्षिणी ध्रुव। इसलिए जो ये महत्वपूर्ण अक्षांश है इनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हम आते हैं इक्वेटर के बारे में ही। आपको यहाँ तक अक्षांश समझ आना चाहिए। अक्षांश किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी के केंद्र से जिस एंगल का कोण बनता है उसी के नाम पे अक्षांश का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आइए पहले वाले अक्षांश पे आते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को 0 डिग्री का अक्षांश भी कहते हैं, इसी को वृहत वृत्त भी कहते हैं, ग्रेट सर्किल। सबसे पहले हम समझते हैं इसको ग्रेट सर्किल क्यों कहते हैं। देखिए, सभी के सभी अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में नहीं बांटते, केवल 0 डिग्री का अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ऊपर यह है 0 डिग्री का इक्वेटर, केवल यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये देखिए, ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग सेम है। यदि आप यहाँ पर देख सकते हो 15 डिग्री का अक्षांश है ये। ठीक है, 15 डिग्री का अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता, उत्तरी भाग कम हो जाएगा और दक्षिणी भाग अधिक हो जाएगा। उसी प्रकार ना ही 1 डिग्री का अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, केवल 0 डिग्री का अक्षांश ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसीलिए 0 डिग्री के अक्षांश को ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। जबकि अभी हमने देशांतर डिस्कस नहीं किया, लेकिन सुन लीजिए, जबकि सभी देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। वो कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त, यानी सभी देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, और केवल एक देशांतर, जिसको 0 डिग्री का देशांतर यानी विषुवत रेखा बोला जाता है, वह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। आपको ये तो समझ आ गया कि 0 डिग्री का अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री के अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटते। बचा है अभी केवल सभी देशांतर किस प्रकार पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब हम बात करते हैं विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यदि उसको ग्लोब पर देखें, उसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। वह 13 देशों के मध्य से होकर गुजरती है, या इसको मध्य करिए, 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों और 4 महाद्वीपों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। सभी को देशों के बारे में पता होता है, आपको भी पता होगा, काफ़ी लोगों को। हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से देश है, और उनको मैप में भी देखेंगे। सबसे पहले है इक्वाडोर, फिर है कोलंबिया, ब्राज़ील। ये तीनों की तीनों कंट्री साउथ अमेरिका महाद्वीप की कंट्री है, देश है। ठीक है, 7 देश अफ्रीका के हैं, उनसे भी विषुवत रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से देश है? साउ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कोंगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तीसरा है मालदीव और इंडोनेशिया, ये एशिया महाद्वीप के देश है, भारत भी एशिया के अंतर्गत ही आता है। अंतिम है किरिबाती, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। यानी हम कह सकते हैं विषुवत रेखा 13 देशों और 4 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। आइए इनको हम देख लेते हैं मैप पे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये सब कंट्री जो रेड में है, लेकिन मैं आपको नाम सहित यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इक्वाडोर दिख रहा होगा, ठीक है, ये कोलंबिया है, ये ब्राज़ील है। 3 देश हो गए साउथ अमेरिका महाद्वीप के। पेरू से होकर नहीं गुजरती, इस बात को भी लिख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन पेरू से होकर नहीं गुजरती। आगे यहाँ पर ये छोटा सा देश है जिसका नाम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, देखिए, साउ टोम और प्रिंसिप। ठीक है, ये बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर है, ये दिख रहा होगा आपको। उसके बाद ये गैबोन यहाँ पर दिख रहा होगा। गैबोन के बाद है कोंगो, ये कोंगो है, जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये कोंगो है। कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो अलग अलग है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से भी विषुवत रेखा गुजरती है। उसके बाद आता है युगांडा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर युगांडा है, फिर केन्या, फिर सोमालिया। ये देश हो गए अफ्रीका के। आगे देखिए, यहाँ पर मालदीव है, मालदीव के ऊपर भारत है, लेकिन भारत से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, मालदीव से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। मालदीव के बाद इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, और इंडोनेशिया के बाद जो सबसे लास्ट वाला कंट्री था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, वो है किरिबाती, वो यहाँ पर है। पापुआ न्यू गिनी, ये देखिए पापुआ न्यू गिनी, उससे आगे वाला भाग यहाँ पर है। 13 कंट्री हो गई।
कितने महाद्वीप से कितनी कंट्री है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि पूछा जाए सबसे अधिक कौन से देश से विषुवत रेखा गुजरती है, वो है इंडोनेशिया। यदि पूछा जाए किस महाद्वीप के सबसे अधिक भाग से सबसे अधिक लंबाई किस महाद्वीप में है, वह है अफ्रीका में। ये सब आंसर आपके याद होने चाहिए, बहुत ही ईजी है। अब हम चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण अक्षांश पर, जिसको बोला जाता है कर्क रेखा। इंग्लिश में उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने आपको ऊपर बताया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। 21 जून को सूर्य इस रेखा पर लंबवत चमकता है। वो कैसे चमकता है पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन यदि पश्चिमी सहारा को, जिस पर अभी विवाद है 2 देशों को, यदि पश्चिमी सहारा को भी ऐड किया जाए तो यह 19 हो जाएगा। लेकिन आप अभी यदि पेपर में पूछा जाता है तो 18 ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि पश्चिमी सहारा पर विवाद, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इसको मैंने यहाँ पे बता दिया। 18 देश कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई क्षेत्र पैसिफिक ओशन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। मैक्सिको, बहामास, यानी ये 3 जो देश है नॉर्थ अमेरिका के। पश्चिमी सहारा जिस पर विवाद है, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, ये कंट्री है अफ्रीका के। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये सारे कंट्री है एशिया के। कर्क रेखा हम कह सकते हैं 18 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने देश है यहाँ पर सब लिखा हुआ है। आइए इनको मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है हवाई क्षेत्र। वैसे जो मेन लैंड है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो यहाँ तक ही है, इतना है। ठीक है, और ये भी उसी में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य यहाँ पर भी है, हवाई, उसी से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर आता है मैक्सिको, फिर बहामास के बाद यहाँ पर आते हैं अफ्रीका के कंट्री जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। उसके बाद आते हैं एशिया के कंट्री। हम कह सकते हैं कि 3 महाद्वीपों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और भारत से भी होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी वाली सीरीज में। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण अक्षांश है मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कैसे चमकता है हम डिस्कस कर चुके हैं। मकर रेखा 12 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 12 देश कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका महाद्वीप में है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। अफ्रीका में है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस की टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इन सभी के नाम तो आपको पता होगा। ये क्या है? पेरू है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है। उसी प्रकार अफ्रीका के देश यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 2 छोटे कंट्री, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये टोंगा, और ये फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस की टेरिटरी है। ये सभी देशों के नाम हो गए। अब अभी और महत्वपूर्ण अक्षांश बचा है आर्कटिक रेखा या आर्कटिक सर्कल, यदि उसको ग्लोब पर दर्शाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक रेखा बोला जाता है। कितने कंट्री से होकर गुजरती है? 8 कंट्री से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड। आइए इनको भी देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आर्कटिक रेखा है और आर्कटिक सर्किल ये है। ये देखिए, ये है यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया। 8 देश हो गए। आगे है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा किसी भी देश से नहीं गुजरती, यह केवल एक महाद्वीप से होकर गुजरती है जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप किसी भी देश की टेरिटरी नहीं है। उसका उपयोग सभी देशों ने सहमति जताई है कि उसका उपयोग वैज्ञानिक पर्पज के लिए किया जाएगा। यहाँ से आर्कटिक रेखा जा रही है, आर्कटिक सर्किल ऐसे है। ठीक है, ये किसी भी देश से नहीं जाता, ये भी काल्पनिक रेखा ही है। 2 महत्वपूर्ण अक्षांश और बचे हैं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, और ये कौन सा है? ये है
आर्कटिक सर्किल, और ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पर एक बिंदु के रूप में। उसी प्रकार दक्षिण ध्रुव कहाँ पर आएगा, अंटार्कटिक सर्किल ये है और ये दक्षिण ध्रुव है। आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं देशांतर पे। अक्षांश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने सब कवर कर लिए हैं। अब वापस से एक क्वेश्चन आता है, अक्षांश का निर्धारण तो कर लिया गया है, पृथ्वी के केंद्र से जितना एंगल बनेगा उसी को अक्षांश निर्धारण कर दिया जाएगा। लेकिन आती है देशांतर की बात। देशांतर का निर्धारण यहाँ से ही क्यों किया गया, क्वेश्चन ये उठता है ना। ये 0 डिग्री का देशांतर है और ये 0 डिग्री का अक्षांश है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसी लाइन को 0 डिग्री का देशांतर क्यों माना गया। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए 0 डिग्री इक्वेटर में, क्योंकि 0 डिग्री का इक्वेटर पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए इसको 0 डिग्री का इक्वेटर कहते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डाउट होता है 0 डिग्री के देशांतर में कि 0 डिग्री का देशांतर यहीं से ही क्यों गुजरता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि 19वीं शताब्दी में जो यूनाइटेड किंगडम है यानी ब्रिटेन है, उसका ही रूल मैक्सिमम हर जगह था, उसका ही प्रभाव पूरी पृथ्वी पर था, पूरे विश्व के देशों पर था। इसीलिए निर्धारित किया गया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान से 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर यही है। देशांतर की परिभाषा दी जाए, देशांतर ग्लोब पर निर्मित होने वाले ऐसे काल्पनिक अर्धवृत्त है, ये भी काल्पनिक ही है और ये अर्धवृत्त है। ध्यान देना है आपको। देखिए ऐसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आएंगे तो ये होगा अर्धवृत्त। यदि फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर जाएंगे ये होता है पूरा वृत्त। और जबकि सभी के सभी अक्षांश जो होते हैं वे पूरे के पूरे वृत्त होते हैं, जबकि सभी के सभी देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, फोकस करना है इस पर। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं। सभी के सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से 0 डिग्री का देशांतर जा रहा है और ये जाएगा नीचे दक्षिण ध्रुव पे। उसी प्रकार फिर 1 डिग्री का देशांतर ऐसे जाएगा और वो भी दक्षिण ध्रुव पर जाएगा। उसी प्रकार 2 का, 3 का, 4 का, टोटल कितने देशांतर होंगे 360। ठीक है, 360 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा पूरा घुमा के 360 ही होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी जा रहा है 0 डिग्री, फिर 1 2 3 यहाँ तक 30 आ गया, 60 आ गया, 90 आ गया, 120 आ गया, 150 आ गया, 180 आ गया, ये 180 है। उसी प्रकार इधर 180। यहाँ पर आपको एक बात नोट करके लिखनी है, 0 डिग्री देशांतर के ये वाला साइड होता है पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं इसको। उसी प्रकार 0 डिग्री के इस साइड वाला होता है पश्चिमी गोलार्ध और इसी साइड सब आएंगे पश्चिमी देशांतर। आगे आपको लिखना है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा है। उस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कंप्लीट जानकारी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे वापस से मैं रिविजन करता हूँ, आपको यहाँ पे क्या समझना है। 0 डिग्री का देशांतर को इंग्लैंड के ग्रीनविच से ही होकर क्यों गुजारा गया, क्योंकि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड का प्रभुत्व पूरे विश्व के देशों पर था। 0 डिग्री के इस साइड सभी के सभी देशांतर पूर्वी गोलार्ध में आते हैं और उनको पूर्वी देशांतर बोला जाता है। 0 डिग्री के इस साइड सभी के सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर में आते हैं और उसको इसी पूरे भाग को पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही है, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसीलिए दोनों एक ही है, उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। टोटल देशांतरों की संख्या 360 है, टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सभी के सभी अक्षांश कंप्लीट वृत्त होते हैं, जबकि सभी के सभी देशांतर हाफ वृत्त होते हैं, आधे वृत्त होते हैं। देख भी सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक आधे वृत्त हो गए। वृत्त का क्या मतलब होता है, एक बंदा यहाँ से चला, ए पॉइंट से चला और वापस ए पॉइंट पर गोल गोल घूम के आ गया, इसको क्या बोलेंगे, एक वृत्त बोलेंगे। लेकिन एक बंदा ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक गया तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ वृत्त बोलेंगे।
आप देख सकते हो देशांतर में ऐसा ही होता है। एक बंदा नॉर्थ पोल से चलेगा, साउथ पोल पे पहुंचेगा, उसको हाफ विड्थ बोलेंगे। लेकिन एक बंदा नॉर्थ पोल से चल के पहले साउथ पोल पे गया और फिर साउथ पोल से फिर घूम के नॉर्थ पोल पे आ गया, उसको बोलेंगे कंप्लीट विड्थ। लेकिन सभी देशांतर हाफ विड्थ होते हैं। सभी के सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर कुल देशांतर की संख्या 360 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम बात करें नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल तक आने में कैसे, जैसे ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। एक बंदा यहाँ से गया, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से आया, फिर वापस यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, वह कितने किलोमीटर चलेगा? 39,931 किलोमीटर। अब यदि हम एक देशांतर की लंबाई ज्ञात करें तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, देशांतर की लंबाई आ जाएगी। सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होती है, नोट करके लिखना है। सभी देशांतरों की लंबाई 0 डिग्री का देशांतर हो, 1 डिग्री का देशांतर हो, 2 डिग्री का देशांतर हो, क्योंकि सभी के सभी नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहे हैं, इसीलिए सभी के सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होती है। वो कितनी होगी? 39,931 को 2 से डिवाइड कर देंगे, एक देशांतर की लंबाई आ जाएगी। जबकि 0 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी थी? वो थी 40,075। देखिए, ध्यान देना है आपको, क्योंकि 40,075 इसलिए थी क्योंकि वह पूरा का पूरा सर्किल था। अब यदि हम देशांतर के सर्किलों की बात करें तो 2 देशांतरों को ऐड करना होगा, तभी कोई सर्कल बनेगा। और उस सर्कल की लंबाई कितनी होगी? 39,931 किलोमीटर। ये समझने वाली बात है, इसको भूल जाएंगे आप। सभी के सभी देशांतर हाफ विड्थ होते हैं, उनकी लंबाई कितनी होगी? 39,931 को 2 से डिवाइड कर देंगे। सभी के सभी अक्षांश कंप्लीट विड्थ होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी है? 40,075। 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होगी? 40,075 से कम होगी। 90 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन सभी के सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होती है, बट उनके बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, जबकि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर कैसे होती है हमने ऊपर देखा। अब हम यहाँ देखते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी किस प्रकार घटती है। आइए, ये 0 डिग्री का, ये इसको 0 डिग्री का देशांतर मान लेते हैं और इसको 1 डिग्री का देशांतर। इनकी जो बीच की दूरी होगी सबसे अधिक होगी इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे ही सबसे अधिक मोटाई है पृथ्वी की। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे 2 देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाएगी। यहाँ देख सकते हो आप सबसे अधिक दूरी है, लेकिन यहाँ पर इन 2 देशांतरों के बीच की दूरी घट रही है और 90 डिग्री पे जाके 0 हो जाएगी। दोनों चीज़ें अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर है ग्रीनविच स्थान इंग्लैंड का। ठीक है, यहाँ पर यही है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर वाली रेखा सेम है और उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन यानी GMT कहते हैं। GMT IST वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप यहाँ पर एक बार इनको पढ़ लीजिए ताकि बाद में समझने में आसानी रहे। इस रेखा से पूर्व में स्थित, जैसा कि मैंने कहा, ये 0 डिग्री का देशांतर है। इसके पूर्व में स्थित सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित सभी 180 देशांतर पश्चिमी देशांतर है। वापस से मैं एक बार कह रहा हूँ, 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा है, उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसीलिए सभी टोटल देशांतरों की संख्या हो जाएगी 360। ये 2 पॉइंट अभी आप पढ़ सकते हो, हाँ ये ऊपर वाला ये पढ़ सकते हो, लेकिन इसको अगली बार हम डिस्कस करेंगे। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते में यह फैसला लिया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण बात है, सभी देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन उनके बीच की दूरी ये विषुवत रेखा है, उनके बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सबसे अधिक दूरी
दोनों देशांतरों के बीच में यहाँ पर है, और ध्रुवों पर देखिए कम होती जा रही है, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, ध्रुवों पर कितनी हो जाएगी 0। जबकि अक्षांश के बीच की दूरी बराबर रहती है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, ऊपर तक बराबर ही रहेगी। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, जबकि विषुवत रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं विषुवत रेखा की लंबाई घटती जाती है। आगे आइए, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं पर दो देशांतरों के बीच की लंबाई सबसे अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की लंबाई लगभग 111.3 किलोमीटर है। मध्य अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर 0 किलोमीटर है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 0 डिग्री का देशांतर 8 कंट्री से होकर जाता है। पहला यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, ये तीनों यूरोप के कंट्री है। हम बात कर रहे हैं देशांतर की। 5 कंट्री अफ्रीका के हैं, माली, टोंगा, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना। अंटार्कटिका जो कि हमने डिस्कस किया था, ये किसी का भी पार्ट नहीं है, ये केवल यूज किया जाता है वैज्ञानिक पर्पज से। अंटार्कटिका महाद्वीप से भी 0 डिग्री का देशांतर होकर गुजरता है। यदि बोला जाए 8 देशों से होकर गुजरता है और 3 महाद्वीपों से होकर 0 डिग्री का देशांतर गुजरता है। आइए इन देशों को दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगा। ठीक है, ये 8 देश हो गए जिनसे होकर 0 डिग्री का देशांतर जाता है। जिस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हमने देखे थे, 23 डिग्री का 23.5 डिग्री का अक्षांश, 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उस प्रकार के देशांतर कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है देशांतरों में। केवल 180 डिग्री का देशांतर महत्वपूर्ण है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम जोन क्या है, समय एक दूसरों के देशों में किस प्रकार भिन्न होता है, ये सब बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज हो गया अक्षांश एवं देशांतर। वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, और वीडियो में कोई भी कमी हो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।